अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग नस के टॉप 10 मशहूर तरीन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपसे नस के पेपर में पूछे गए। ओके, और साथ ही साथ इस एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आए हुए हैं वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेरा नाम है अब्दुल मुईस और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ने बेसिकली आपको वाली बात कह रहे हैं द थ्रेश ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू मैटर्स आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 देयर वर्क फंक्शन रेशियो इज। मेरा बेटा यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है ना वो क्या है? वर्क फंक्शन। मेरा बेटा वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन को हम लोग जो डोनेट करते हैं ना मेरा बेटा वो करते हैं फाइ से। अब ये वर्क फंक्शन क्या है? ये वर्क फंक्शन हमारे पास ना मटेरियल प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी है। सर ये मटेरियल प्रॉपर्टी कैसी है? देखो, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता ये कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये मटेरियल है या फिर मेरे पास ये एक मेटल है। ठीक है, इस मेटल के अंदर क्या होंगे? इस मेटल के अंदर जो होगा वो मैं हूंगा। ठीक है, और मेरे साथ क्या होंगे? मेरे साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस मेटल के अंदर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है? अब इस मेटल के ऊपर ना आप फोटोन को फेंकते हो, यानी कि फोटोन को जो है एनर्जी देते हो, मतलब फोटोन इसके मटेरियल के ऊपर देते हो। तो सिंपल कहने का मतलब से सिर्फ ये है कि आप जो है वो इस एनर्जी देते हो इस मेटल को। कैसे देते हो? आप जो है वो फोटोन की सूरत में इस मेटल को क्या करते हो? एनर्जी देते हो। अब क्या होता है कि जब फोटोन जो है वो इस मेटल से कोलाइड होता है ना, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या करते हैं? वो इस फोटोन से एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, अब जब मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो इस फोटोन से एनर्जी ले लेते हैं ना, तो आपके पास क्या होता है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि ऐसे। ठीक है, और यही चीज वर्क फंक्शन होती है। ठीक है, अब वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन बेसिकली हमारे पास होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो कोई भी इलेक्ट्रॉन करेगा ताकि वो किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाए, उसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं वर्क फंक्शन। मैंने कहा मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाए, मैंने कहीं नहीं कहा कि मेटल की सरफेस के ऊपर आकर चलना शुरू कर दे। ठीक है, ये नहीं कहा मैंने कहा कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो कि इलेक्ट्रॉन करता है ताकि वो किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाए, उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं वर्क फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो अगर एनर्जी बाकी रही, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो इस काबिल हुई कि वो इलेक्ट्रॉन को सर्किट कंप्लीट करा दे, तो इलेक्ट्रॉन फिर सर्किट कंप्लीट करता है। ठीक है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा, फिर ड्यू टू जो पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होता रहेगा। ठीक है, खैर अब आपके पास जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आता है ना मेरा बेटा, वो आता है दैट इज फाई इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। मेरा बेटा ये फाई क्या है? वर्क फंक्शन है। और मेरा बेटा ये म्यू नॉट क्या है? ये म्यू नॉट हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, ये म्यू नॉट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कह रहे होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अकर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि देखो फोटोन के पास एनर्जी होती है, एनर्जी का मतलब है फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब वो फ्रीक्वेंसी फोटोन की जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को अकर करने के लिए, वो बेसिकली आपके पास कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जहां पे आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया तो फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का हमारे पास रिलेशन है। वो क्या है? क्योंकि हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉन मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स, या फिर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉन क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का जो है रिलेशन है, और वो है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जहां पे आपको जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पे आप ये पुट कर लो। ठीक है, तो बन गया आपके पास दैट इज वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अबे लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट बेसिकली आपके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ है फोटोन की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को अकर कराने के लिए। वो बेसिकली आपके पास कहला रही होती है दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब मेरा बेटा समझ में आ गई ना सारी बातें? अब देखो, अब क्या है सिनेरियो ये है कि अब सवाल तो कुछ मुश्किल रहा ही नहीं है। सवाल में वो बेसिकली आपको वाली बात कह रहा है कि आप क्या करो कि वर्क फंक्शन का हमारे पास जो वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो कैसा आ रहा है? वो आ रहा है इनवर्स, यानी कि वर्क फंक्शन और हमारे पास जो वेवलेंथ है उसका जो रिलेशन है वो कैसा है? वो मेरे पास है इनवर्स। यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा दैट इज वर्क फंक्शन 1 अपॉन वर्क फंक्शन 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वही तो आप लोगों से वाली बात कह रहा था कि वो क्या कह रहा था? वही तो कह रहा था कि आपके पास द थ्रेशोल्ड ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू मैटर्स आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ये दी आपके पास लैम्डा 1 और ये दी आपके पास लैम्डा 2। आपने वर्क फंक्शन उनका वर्क फंक्शन का रेशो बनाना है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास वर्क फंक्शन का रेशो। ओके, तो आपके पास ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
अच्छा मैं वाली बात बता दूंगा कि मैं जो हूँ बहुत तेजी तेजी में ऊपर से निकल के, मेरा बेटा आपके पास ना एक जो मैक्स प्लैंक ने ना एक फॉर्मूला बनाया था, आपके पास मैक्स प्लैंक ने फॉर्मूला बनाया था, उसके पीछे की कहानी है। तो एंड में ना मैक्स प्लैंक ने कहा था कि आपके पास जो एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यानी कि आप एनर्जी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर साइन हटता है ना तो आपके पास आ जाएगा डेट इज ई इक्वल्स टू एन एच में, ठीक है। ये एन क्या है, ये एन बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स है। ये आपने ऐसे पढ़ा नहीं होगा, आपने ना इसको ऐसे पढ़ा होगा, डेट इज ई इक्वल्स टू एच में, ओके। तो आपके पास ये n क्या है, n बेसिकली आपके पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये आपके पास जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और ये आपके पास जो म्यू है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी। ये आप जो रिलेशन आपने दिया है ये दिया है हमारे उन्होंने मैक्स प्लैंक, ठीक है, ड्यू टू ब्लैक बॉडी की एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में बेसिकली आपको वाली बात कही जा रही है, फॉर अ गिवन एमिटर द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, या फिर नन ऑफ दिस। मेरा बेटा पहली बात यहाँ पे ये होती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना आपके पास क्या होता है, जो मैंने ऊपर बताया है ना, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और कुछ नहीं होता। क्या होता है कि आपके पास जो मटेरियल होता है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोटोन आते हैं, फोटोन जब आके मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से एनर्जी ले लेते हैं एंड देन वर्क फंक्शन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में मूव करते हैं और करंट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि हमारे पास ना हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेरा बेटा, वो आता है इंटेंसिटी और करंट का। किसका आता है? वो आता है इंटेंसिटी और करंट का। अब मेरा बेटा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है ना तो मैंने एक बात करी थी कि मैंने कहा था कि भाई इंटेंसिटी की डेफिनेशन अलग अलग है। अब देखो इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। इंटेंसिटी की डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास ये होती है कि किसी भी वेवलेंथ में जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, अगर आप उन फोटॉन्स को ऐड कर लोगे ना तो वो बेसिकली आपके पास कहलाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। क्या कहलाएगी? जिस किसी वेवलेंथ में फोटॉन्स को ऐड करोगे तो कहलाएगी इंटेंसिटी। मतलब कि एक वेवलेंथ में आपके जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, अगर आप उन जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स को ऐड कर लोगे तो वो कहलाएगी उनकी इंटेंसिटी। अब क्या होता है हमारे पास ना इंटेंसिटी और करंट का ना ग्राफ बनता है। जब हमारे पास इंटेंसिटी और करंट का हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना मेरा बेटा, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग रख देते हैं डेट इज इंटेंसिटी, और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं बेसिकली करंट। अब होता ये कि बेसिकली आपके पास ना इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो यानी कि ये ग्राफ क्या कह रहा होता है, ये ग्राफ बेसिकली आपको वाली बात कह रहा होता है कि आप क्या करो, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी को बढ़ाओगे ना तो आपके पास जो फोटो करंट है या आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो करंट है, ठीक है, वो भी बढ़ता रहेगा। यानी कि इंटेंसिटी का रिलेशन करंट के साथ क्या होता है, इंटेंसिटी का रिलेशन हमारे साथ जो करंट होता है उसके साथ डायरेक्ट होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपके पास जो इंटेंसिटी है ना, वो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये भी पास पेपर का एमसीक्यूज है, ओके। आपके पास क्या होता है, आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या नहीं होता, वो आपके पास इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली हमारे पास डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जिस किसी भी कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने अप्लाई करना होगा। ये पास पेपर का एमसीक्यूज है मेरा बेटा कि आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना मेरे बेटा, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओके। सो फॉर अ गिवन एमिटर द फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड नन ऑफ दिस। आपके पास जो आंसर है वो क्या क्या आ रहा होगा, वो आपके पास आंसर आ रहा होगा नन ऑफ दिस। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना वो इधर आता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू क्यू वी नॉट। ये क्यू क्या है? ये क्यू आपके पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये वी नॉट क्या है? यही वी नॉट आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यानी कि जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपके पास जो कलर की सीरीज है ना वो 7 है, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जो वायलेट है
उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा है। तो वायोलेट जब आप जो है वो किसी भी मटेरियल के ऊपर फेंकेंगे तो वायोलेट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा वो भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड, क्योंकि रेड की आपके पास एनर्जी कम है, रेड की आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास रेड की जो है वो एनर्जी कम है और रेड की आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसको रोकने के लिए आपको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना होगा एज कम्पेयर टू रिमेनिंग कलर्स। ओके, ये मतलब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है यहाँ पे इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि हम लोग हर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम उसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और अगर हम लोग उसको रोक लेंगे, ठीक है, तो हम जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आ रहे हैं ना, हम उसको भी ऑटोमेटिकली रोक लेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन है ना, वो एक ही रिलेशन है यूजुअली, वो आपके पास जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, ओके, बात क्लियर होती है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिक आपको वाली बात कही जा रही है कि आप पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज e इज एक्सीलरेटेड थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। मेरा बेटा डी ब्रॉगली कहता है क्या? डी ब्रॉगली बेसिकली आपके पास ये कहता है कि आपके पास जो नेचर है ना वो सिमेट्री बनाती है। ठीक है, मतलब कि नेचर सिमेट्री बनाती है कि हर चीज जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब होता ये था कि बेसिकली हमारे पास जो लाइट है ना, जो हमारे घरों में लाइट आ रही है और जो सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है, वो हमारे पास जो लाइट है वो कभी कभी बिहेव करती है एज अ वेव। ठीक है, जैसे यंग्स डबल स्लिट में आपके पास जो लाइट है वो वेव बिहेव कर रही है, और आपके पास जो माइकल इंटरफेरोमीटर है उधर जो आपके पास लाइट है वो भी वेव बिहेव कर रही है। ठीक है, और आपके पास जो डिफ्रैक्शन है उधर जो आपके पास लाइट है वो भी बिहेव कर रही है एज अ वेव। पोलराइजेशन में आपके पास जो लाइट है वो बिहेव कर रही है एज अ वेव। ठीक है, लेकिन कभी कभी ना कुछ अच्छे लोग आए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेसिकली कहा कि हमारे पास जो लाइट है ना वो कभी कभी पार्टिकल भी बिहेव कर रही है। कैसी बिहेव कर रही है? कभी कभी वो पार्टिकल भी बिहेव कर रही है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन स्कैटरिंग में, और हमारे पास जो है एक और उसमें पेयर प्रोडक्शन में, पेयर एनिहिलेशन में हमारे पास जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कैसे बिहेव करती है मेरा बेटा? आपके पास जो मैंने ऊपर जो ये दास्तान बताई ना आपको, ये फोटोन, यही पार्टिकल नेचर की कहानी है। कैसी कहानी है कि भाई फोटोन जब हमारे पास आ रहा है, जब फोटोन हमारे पास आ रहा है तो फोटोन, अगर मैं इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से देखूं तो फोटोन मतलब वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मास हमारे पास होगा ही नहीं। ठीक है, और जब वेवलेंथ का मास हमारे पास नहीं भी होगा तो ये कोलिजन कैसे करेगा? ये कोलिजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोलिजन करने के लिए हमारे पास एक सर्टेन मास रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप लोग ही पढ़ते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि दो मास आपस में टकरा गए। ओके, तो कोलिजन करने के लिए मास की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फोटोन हमारे पास आ रहा है, फोटोन तो मासलेस है, उसका तो मास ही नहीं है, तो वो कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर सकता है? ये एक्सप्लेन करती है बेसिकली आपके पास नॉन क्लासिकल फिजिक्स, इसको एक्सप्लेन करती है आपके पास। ठीक है, कि ये कोलिजन कैसे हो रहा है। बेसिकली जो फोटोन है ना वो आपके पास जो होता है वो पैकेट होता है एनर्जी का। उस पैकेट के अंदर क्या होता है? उस पैकेट के अंदर आपके पास एनर्जी बंद होती है। अब उस पैकेट के अंदर कितनी एनर्जी बंद होती है तो वो डिपेंड करता है कि उस पैकेट के अंदर जो पार्टिकल है वो कितना अच्छे से वाइब्रेट हो रहा है। वो जितना अच्छे से वाइब्रेट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, जब भी यहाँ पे आता है दैट इज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये हटता है तो आपके पास बन जाएगा दैट इज ई इक्वल्स टू एन एच में, जब भी यहाँ पर वाली बात आती है। ठीक है, तो मेरा बेटा जो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहता मैं ये फॉर्म फॉर्मूला भी करवा दूं और स्टार्ट भी करा दूं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि भाई हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नस्ट में जाए, हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी में जाए, एनआईटी के अंदर जाए। ठीक है, एनआईटी के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। ओके, सो या मैं खुद भी एनआईटी के अंदर पढ़ता हूँ, दैट इज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के अंदर हो। ठीक है, सो मेरा बेटा बताने का मतलब मकसद ना सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, मैं चाहता मैं पूरा ही बता देता, लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं करता। ओके, खैर, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास जो सिनेरियो है ना मेरा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके पास सिर्फ से नस के अंदर नहीं आया, जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास एनआईटी साइड के ऊपर भी आता है। ये कोई क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर भी दिखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड लेवल के ऊपर भी दिखेगा। ओके, तो बोर्ड लेवल के ऊपर भी बेसिकली आपसे जो है वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप लोगों ने बोर्ड नहीं दिया होगा तो ये आपकी उसके लिए भी तैयारी हो रही है अच्छी से अच्छी। ठीक है, अब आपके पास होता क्या? अब आपके पास ना डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई आपके पास जो लाइट है कभी बिहेव कर रही है एज अ वेव, लाइट जो है कभी बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो आपके पास जब लाइट बिहेव कर रही है ना एज अ पार्टिकल, पार्टिकल मींस जिसका कुछ ना कुछ सर्टेन मास हो, तो जो पार्टिकल है उसको भी एज अ वेव बिहेव करना चाहिए। और हर वेव की हमारे पास क्या होगी? हर वेव की हमारे पास जो है वेवलेंथ होगी, और उसने बेसिकली जो है वाला फॉर्मूला निकाला के हमें बताया, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, ये डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये जो है पी ओपन होता है और ये आपके पास बन जाता है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम पी।
अब मेरा बेटा यहाँ पे ना एक रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। आपको नजर भी आ रहा होगा कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो कोई भी जो पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना मेरा बेटा, तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर जो पार्टिकल है हमारे पास, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब इतनी छोटी वेवलेंथ हो जाएगी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अगर उसकी जो आपके पास जो वेवलेंथ है वो कम है, ठीक है, तो उसकी, सॉरी, कोई भी पार्टिकल है अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास कम है, तो उसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब उसकी जो वेवलेंथ है वो ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम उसको भी मेजर नहीं कर सकते। जब भी हम लोग जो है वो उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी यहाँ पे पुट करते हैं कि वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी मॉडरेट होती है। तो जब भी आप लोगों ने कभी भी और ना कभी देखोगे कि यहाँ पे जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो रीजन सिर्फ ये है। और ये बेसिकली वाली जो बात है ना, ये बात आपसे जो है वो पास पेपर के अंदर पूछी गई है। और ये रिस्ट्रिक्शन है आपके पास डी ब्रॉगली की, ठीक है। और बेसिकली डी ब्रॉगली जो है वो आपके पास बोहर को भी सपोर्ट करता है। एक तो डी ब्रॉगली का मेरे बेटा आपके पास ये फॉर्मूला होता है, एक और डी ब्रॉगली का हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है, उसको आप डायरेक्ट याद कर लो, और वो होता है आपके पास दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम। मेरा बेटा ये टू क्या है? ये टू मेरे पास मेरा बेटा है हमारे पास टू। ये क्यू क्या है? ये क्यू मेरे पास मेरा बेटा है चार्ज। ये वी क्या है? हाँ, ये वी हमारे पास वोल्टेज है। क्या है ये वी? क्या है? ये हमारे पास वोल्टेज है। या फिर ये वी क्या है? ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये एम क्या है? ये एम बेसिकली हमारे पास जो है मास उस पार्टिकल का। यूजुअली हम लोग जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को इस केस के अंदर जो है वो घुमाते फिराते हैं। प्रोटॉन वगैरह हम लोग यूजुअली इसके अंदर इतना नहीं करते, ठीक है। तो ये सिनेरियो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो मेरा बेटा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मेरा बेटा, इस एक क्वेश्चन को समझाने के लिए कितने कॉन्सेप्ट पीछे जोड़े थे, वो इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकता था, जितनी नीड थी, जितना पता होना चाहिए, मेरा बेटा मैंने सारे कराए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपको वाली बात क्या है कि इफ रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड आर पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन लाइन विल बी। अब मेरा बेटा आपके पास ना एक चीज होती है जिसको आप लोग बड़ा अच्छा पढ़ते हो, और वो होता है हमारे पास स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है? देखो, स्पेक्ट्रम बेसिकली आपके पास होता है कि कमिंग रेडिएशंस को डिस्टिंग्विश करना उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ में और उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। ये बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है दैट इज स्पेक्ट्रम। और होता ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पे इस लाइट का सोर्स है, ये सन है बेसिकली आपके पास, ठीक है। अब सन क्या करता है? अपने अंदर से 7 कलर्स को एमिट आउट कर रहा है, तो मैं एक कलर बना रहा हूँ दैट इज ये, ठीक है। अब इस रेडिएशन के सामने हम क्या करते हैं? प्रिज्म ला के रख देते हैं। जब इस रेडिएशन के सामने हम लोग जो है वो एक प्रिज्म ला के रख देते हैं, तो फिर होता होता कुछ भी नहीं है कि हमारे पास जब रेडिएशन इस प्रिज्म से पास होगी तो आपके पास क्या होगा? आपके पास 7 कलर्स बनाएगी ऐसे। तो यही आपके पास स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कमिंग रेडिएशंस को डिस्टिंग्विश कर लेना उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ में, उनकी पर्टिकुलर एनर्जी में। ये बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है दैट इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेडिएशन क्या है मेरा बेटा? रेडिएशन बेसिकली हमारे पास एनर्जी कैरियर्स है। वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और पार्टिकल्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। तो जब आप इनको एक्सीलरेट कराएं बाय द अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? ये आपको आपके पास जो है वो रेडिएशन कहलाएंगे। अब आपके पास स्पेक्ट्रम की बहुत सारी टाइप्स हैं। लाइन स्पेक्ट्रम है, और आपके पास एक और टाइप होती है दैट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और आपके पास जो है वो एक और टाइप होती है इसके अंदर, जो कि जिसके अंदर आपके पास जो लाइंस होती हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम होती है वो, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम हमारे वाले कोर्स के अंदर पार्ट नहीं, हम लोग क्या करते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अभी लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है? देखो मेरा बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास ये होता है कि आपने क्या करा? आपने किसी भी मेटल को ना हीट दी, यानी कि एनर्जी दी। आपने किसी भी मेटल को एनर्जी दी, तो उस एनर्जी से ना आपके पास क्या होता है कि मेटल आपको दोबारा एनर्जी जो है वो री एमिट करता है। जब आपके पास जो मेटल है वो दोबारा एनर्जी को री एमिट करेगा ना, फिर आप उसको पास कराओगे प्रिज्म से, और आप जो ऑब्जर्व करोगे ना रेडिएशंस को, वो करोगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब स्क्रीन जो है वो आपके पास फोटोग्राफी प्लेट की होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको लाइंस मिलती है ना, उन लाइंस का आपस में जो जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत दूर दूर होता है। जब लाइंस का आपस में जो डिस्टेंस होता है ना, जो स्क्रीन के ऊपर मिलती हैं, वो बहुत दूर दूर होता है, तो इसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम यूजुअली जो हमारे पास जो होता है वो गैस का होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब होता यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ना बेसिकली होता है ये कि हमारे पास जब भी हम किसी भी मेटल को अल्ट्रा वायोलेट जो है वो एनर्जी देते हैं ना,
तो मेटल जो है जो सीरीज बनाता है वो लेमन सीरीज बनाता है, ठीक है। अब हम किसी भी मेटल को अगर हम जो है वो विजिबल रीजन की एनर्जी देंगे तो आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अल्ट्रा वायलेट के लिए आपके पास जो सीरीज बनती है मेरा बेटा वो कैसी बनती है, वो लेमन सीरीज बनती है। लेमन सीरीज क्यों कह रहे होते हैं, इसी वजह से क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मेटल को अल्ट्रा वायलेट एनर्जी दे रहे हैं और नतीजे में आपके पास जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, वो जो लाइंस आपको स्क्रीन के ऊपर बन रही हैं वो बहुत फार एंड वाइड है, ठीक है। इसीलिए उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं सीरीज, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम की। और क्योंकि लेमन ने ये बनाई है तो लेमन सीरीज, ठीक है। अब जब भी आप किसी भी मेटल को हीट करते हैं ना बेटा बेटा मेरा बेटा विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है, यानी कि विजिबल रीजन से मुराद है कि आपके पास वो रेडिएशन जो आपको अपनी आंखों से नजर आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो सन है, सन से आपको जो है वो एनर्जी अपनी आंखों से नजर आ रही है, ठीक है, इसको आप लोग धूप कह रहे होते हो, तो वो आपको अपनी आंखों से नजर आ रही है तो वो विजिबल लाइट है, ठीक है, क्योंकि हमें वो विजिबल हो रही है, अपनी आंखों से नजर आ रही है। अब ये जो बेसिकली जो है वो किया था, एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस किया था वो बाल्मर ने किया था, ठीक है। अब लास्ट में बेसिकली हमारे पास बच गया, दैट इज इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड जो बेसिकली आपने हम लोगों ने किया था ना, वो किया था बेसिकली हमारे पास पैशन ने, ब्रैकेट ने, पिफन में, और तो इसके अंदर ही बेसिकली हमारे पास जो बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, खैर, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे पास बेसिकली, ठीक है। अब जो हमारे पास राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या आपके पास अगर अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड जो है वो रीजन हो रहा है, तो अल्ट्रा वायलेट बेसिकली मेरा बेटा लेमन ने किया है, और विजिबल आपके पास जो है वो किया है दैट इज उसने बाल्मर ने, और आपके पास जो इंफ्रारेड है वो बेसिकली किया है पैशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली आपको बड़ी बात कह रहा है, इन बोहर मॉडल द हाइड्रोजन एटम द लोवेस्ट ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू। मेरा बेटा आप क्या कर रहे हो कि आप ना एनर्जी के फॉर्मूले अप्लाई करते हो, वो होता है दैट इज 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग 1/nf² माइनस का 1/ni²। मेरा बेटा ये होता है। अब आपके पास ना कुछ सीरीज होती है, ठीक है, वो मैं सीरीज लिख लेता हूँ कि वो कौन सी है। लीमन, बाल्मर, फिर आता है इधर पैशन, फिर आता है मेरा बेटा ब्रैकेट, और फिर लास्ट में मेरा बेटा आता है आपके पास पी फंड। मेरा बेटा ये बोर्ड लेवल के ऊपर, एनडी लेवल के ऊपर ना ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वहां पे बहुत आएंगे। अब क्या होता है जब आप लीमन से पी फंड की तरफ जाते हो ना, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी क्या होती है, आपके पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। क्या होता है, अब आपके पास एनर्जी इंक्रीज होती है, जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होगी, और आपके पास जो वेवलेंथ है ना मेरा बेटा वो क्या होगी, वो आपके पास होगी डिक्रीज। तो सबसे कम एनर्जी जो होगी ना बेसिकली आपके पास किसकी होगी, वो आपके पास होगी लीमन की, और लीमन आपके पास लोवेस्ट ऑर्बिट में जो है वो लाई करता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास मिनिमम एनर्जी। और मैं पूछूं कि आपके पास सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे हाई एनर्जी जो होगी ना वो आपके पास होगी पिफंड की। क्यों, और पिफंड की आपके पास जो वेवलेंथ होगी ना मेरा बेटा वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो पिफन की आपके पास जो है वो हाई एनर्जी होगी, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी, इसकी जो वेवलेंथ है वो बेसिकली आपके पास होगी बहुत ज्यादा शॉर्ट, क्योंकि वेवलेंथ का और एनर्जी का आपके पास जो रिलेशन है वो मेरा बेटा क्या है, वो है बेसिकली आपके पास इनवर्स का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली आपको वाली बात कही जा रही है, द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एंड द सेकंड एक्साइटेड स्टेट विल बी। अब मेरा बेटा आपके पास जो जो एक्साइटेड स्टेट का जो फॉर्मूला होता है ना किसी भी ऑर्बिट के लिए, वो बेसिकली हम लोग निकालते हैं डेट इज इससे एन आई इक्वल्स टू एन एफ प्लस का 1, ठीक है। अब अगर मैं एन एफ की जगह यहाँ पे जीरो पुट करूँ ना तो आके बनेगा 0 + 1 एन आई इक्वल्स टू, ठीक है। अब एन आई इक्वल्स टू 0 + 1 तो आने के आपके पास बनेगा एन आई इक्वल्स टू 1। ये एन आई इक्वल्स टू 1 है ना, ये बेसिकली आपके पास ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास जो है वो मेरा बेटा ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बताओ और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी बनाओ। तो मैं लिख देता हूं दैट इज फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जगह में मेरा बेटा क्या होगा कि आपके पास जो एन एफ है ना मेरा बेटा वो बन जाएगा दैट इज 1। तो ये आपके पास आ गया दैट इज एन आई इक्वल्स टू एन एफ प्लस का 1, और जब आप एन एफ की जगह पे 1 पुट करोगे तो यानी कि आपके पास आ गया 1 + 1, तो ये आ गया आपके पास 2, ओके। और आपके पास अगर मैं लिखूं यहाँ पे फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज एन आई इक्वल्स टू एन एफ प्लस का 1, ठीक है। और एन एफ की जगह पे आप यहाँ पे पुट करोगे दैट इज 2, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है और यानी कि दूसरे ऑर्बिट की बात हो रही है, तो बन गया आपको दैट इज एन आई इक्वल्स टू 2 + 1। अभी 2 + 1 जो है मेरा बेटा वाकई बराबर होगा 3 के, ठीक है। तो अब आपके पास जो एनर्जीज के फॉर्मुलेज है ना, बाइंडिंग एनर्जीज के फॉर्मुलेज जो है जो उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में यूज होते हैं, वो आपके पास होता है दैट इज ई एन इक्वल्स टू माइनस का 13.6 ओवर एन आई स्क्वायर। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का जो क्वांटम नंबर के साथ जो रिलेशन है वो मेरा बेटा कैसा आ रहा है, वो मेरा बेटा आ रहा है इनवर्स के अंदर, यानी कि ई एन इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू 1/n²। अब En और आपके पास n², ये दोनों आपके पास किस तरह नजर आ रहे हैं, या आपके पास दोनों इस तरह से नजर आ रहे हैं इनवर्स में, तो यानी कि आपके पास बन जाएगा दैट इज E1/E2 इक्वल्स टू n2² / n1²। ठीक है। अब आपके पास जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी कितनी है, उसका जो ऑर्बिट कितना है, उसका ऑर्बिट है आपके पास ये रहा दैट इज 3। तो यहाँ पे आपके पास आ गया दैट इज 3 का स्क्वायर। और जो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसका ऑर्बिट कितना है, उसका ऑर्बिट है बेसिकली आपके पास ये रहा दैट इज 2। तो ये रहा आपके पास दैट इज 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन गया दैट इज 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यानी कि आपके पास E1/E2 का जो आपके पास रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 9/4 का, ये रहा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली वाली बात आपको कही जा रही है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेरा बेटा आपके पास जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, फॉर मेटल्स, मेटल्स में क्या होता है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसका जो रिलेशन है वो आपके पास टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी आपके पास बढ़ेगा। और इधर जो बेसिकली आपके पास अल्फा होता है ना, अल्फा, अल्फा की वैल्यू बेसिकली आपके पास होती है पॉजिटिव। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा बेसिकली आपके पास होता है दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि अगर किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करो तो उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस का चेंज आएगा, वो बेसिकली आपको जो है वो अल्फा बताता है सीधी सादी जुबान के अंदर। ठीक है। अब आपके पास एक चीज होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है हमारे पास, सेमी कंडक्टर में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होते हैं ना टेम्परेचर के साथ, वो होता है इनवर्स। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और इधर जो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है वो कैसी होती है, अल्फा की वैल्यू इधर जो होती है मेरा बेटा वो होती है नेगेटिव। अब सेमीकंडक्टर में आपके पास अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस होती है कम। अब रेजिस्टेंस जो कि कम हो रही है ना, अब आपके पास एक और रिलेशन होता है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का आपके पास जो रिलेशन है उसको मैं रो नहीं बनाऊंगा, आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज C = 1/R। अब कंडक्टेंस का आपके पास जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का वो कैसा है, वो मेरा बेटा वो है आपके पास इनवर्स में। यानी कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस जो है वो आपके पास कम हो जाएगी, और आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपके पास कंडक्टेंस क्या होगी, आपके पास कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब सेमी कंडक्टर में आपके पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। अब क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपके पास जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस के साथ वो क्या है, वो भी इनवर्स है। तो यानी कि जब आप रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आपके पास कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये रहा इसका ऑप्शन दैट इज इंक्रीजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली आपको वाली बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r विद मैग्नेटिक फील्ड। सडनली द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस बाय हाफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस। मेरा बेटा आपके पास जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ना, जब कोई भी आपके पास जो पार्टिकल है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होगा तो आपके पास जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में रोटेट होना शुरू कर देगा। ठीक है। ये सारे के सारे मैंने पिछली नेट की सीरीज के अंदर मैंने बताया। ठीक है। तो आप जाकर उसको गो थ्रू लाजमी करना, तो आपका कॉन्सेप्ट दुबाला हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला आता है ना रेडियस का, वो आता है दैट इज R = mv sin θ/qb। ठीक है। अब आपके पास जो रेडियस का रिलेशन है मेरा बेटा एम के साथ कैसा है, डायरेक्ट है। आपके पास जो रेडियस का रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो मेरा बेटा कैसा है, वो मेरा बेटा है आपके पास इनवर्स के साथ। यानी कि आप क्या करो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो आपके पास जो रेडियस है वो क्या होगा, वो कम होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं कि हम लोग ना मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कितना कम कर रहे हैं, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हैं ना मेरा बेटा, वो हाफ कर रहे हैं, यानी कि B/2 कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कम कर रहे हैं तो आपके पास ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर चले जाएगा और ये बन जाएगा दैट इज आपके पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/b। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कम करोगे तो आपके पास जो रेडियस है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि दैट इज 2R। ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो आपके पास जो रेडियस है वो 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स आपके पास कम हो जाएगा, दैट इज ये। ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास व्हेन बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बाय 2। क्वेश्चन नंबर 9 ने बेसिकली आपको वाली बात कह रहा है कि इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर मेड कॉन्केव शेप ड्यू टू। मेरा बेटा आपके पास जो पोल्स होते हैं ना मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में, वो कैसे होते हैं, वो कॉन्केव शेप होते हैं। कॉन्केव शेप इसी वजह से रखे जाते हैं ताकि सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ऐसे
ये कॉन्केव शेप है, और ये आपके पास जो रखा हुआ है वो सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब क्या होता है कि कॉन्केव शेप इसी वजह से रखी जाती है ताकि आपके पास सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो सॉफ्ट आयरन के ऊपर आए, ठीक है। जब सारी की सारी जो लाइंस हैं वो आपके इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर आएंगी ना, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना मेरा बेटा, वो कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो जाएगी स्ट्रांग। और मैग्नेटिक फील्ड जब आपके पास स्ट्रांग होगी ना, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रांग हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। इधर इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो आपके पास होगी रेडियल। अब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियल इसी वजह से रखी जाती है ताकि आपका जो टॉर्क है वो कैसा हो, आपका जो टॉर्क है वो कांस्टेंट हो सके। जब भी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा बेटा इधर कैसी रखी जाएगी, इधर स्ट्रांग रखी जाएगी, और आपके पास जो है वो रेडियल रखी जाएगी। रेडियल इसी वजह से रखी जाएगी ताकि आपका जो वो है टॉर्क है, वो यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे मेरा बेटा कांस्टेंट हो सके। और इसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों कह रहे होते हैं, सॉफ्ट आयरन बेसिकली हम लोग इसी वजह से कह रहे होते हैं ताकि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ना आयरन में क्या होता है, एक तो आयरन में आयरन होता है, और आयरन के साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कार्बन होता है। अब हमारे पास जो कार्बन होता है ना आयरन के साथ, वो क्या होता है, वो बेसिकली आपके पास कार्बन की जो क्वांटिटी है सॉफ्ट आयरन में वो कम रखी जाती है, ठीक है। अब कार्बन जो है वो किसी भी मटेरियल के साथ जाता है ना, तो कार्बन उसको हार्ड बना देता है, ठीक है, जैसे कास्ट आयरन। अब आपने जो बात थोड़ी केमिस्ट्री की तरफ जा रही है, खैर मैं बता देता हूँ नॉलेज के रिस्पेक्ट से। अगर आप लोगों ने देखी हो ना रेल की पटरियां वगैरह देखी हो, या रेलवे ट्रैक्स देखे हो, तो जब आप रेलवे ट्रैक देखते हो ना, तो रेलवे ट्रैक को जरा आज जाके गौर करना कि रेलवे ट्रैक के ऊपर ना आपको ना ऐसे काले 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 धब्बे नजर आएंगे। वो जो रेलवे ट्रैक होता है ना, वो बेसिकली आपका जो है ना वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का। इसी वजह से बनाया जाता है ताकि आपके पास जो कास्ट आयरन होता है ना, उसके अंदर कार्बन ज्यादा होता है। जब उसके अंदर कार्बन ज्यादा होता है ना, तो कास्ट आयरन आपके पास क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जब कास्ट आयरन आपके पास स्ट्रांग होता है, और उसके साथ साथ आपके पास कास्ट आयरन के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है कास्ट आयरन का। जब भी आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पे अगर आप देखते हो, और अगर कोई मजदूर वगैरह वहां पे आके काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, 3 से 4 मजदूर चाहिए होते हैं एक रेलवे ट्रैक को एक से उठाने के लिए। 3 से 4 मजदूर चाहिए, क्योंकि आपके पास जो कास्ट आयरन होता है वो बहुत ज्यादा जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। खैर, ये हम टॉपिक से बाहर चले गए। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरा बेटा, वो कैसी होगी, वो होगी रेडियल, और वो होगी स्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 10। मेरा बेटा ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके पास एनईटी का क्वेश्चन आ रहा है। मेरा बेटा ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, और मेरा बेटा जो क्वेश्चन है ये बोर्ड लेवल के ऊपर तो नहीं पूछा जाएगा। खैर, तो आपके पास सिनेरियो क्या है, अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपके पास ना जब आप जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जब आप डेरिवेशन करते हो, तो आपके पास दो चीजें सामने आती हैं, दैट इज बीना इक्वल्स टू सी थीटा, ठीक है। अब क्या होता है कि आप ना सी को वहां भेजो और जरा आई को वहां भेजो। मेरा बेटा ये पास पेपर का एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके वो बन जाएगा दैट इज थीटा अपॉन आई इक्वल्स टू बी एन ए अपॉन सी। अब मेरा बेटा जो थीटा अपॉन आई ना, ये पास पेपर का एनईडी का क्वेश्चन है मेरा बेटा, ये एनईडी का। तो थीटा अपॉन आई जो है ना मेरा बेटा, इसी को बेसिकली आप लोग कह रहे होते हो करंट सेंसिटिविटी। अब एनईडी के अंदर एक सवाल आया, और वो सवाल बेसिकली ये वाली चीज पूछ रहा था कि आपके पास जो करंट सेंसिटिविटी है वो कैसे इंक्रीज होगी। मेरा बेटा जो करंट सेंसिटिविटी है ना, वो इंक्रीज होगी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो। जो करंट सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होगी जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। वो करंट सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल को इंक्रीज कर दो। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की इंक्रीज हो जाएगी जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे, और जब आप एरिया को इंक्रीज करोगे, ठीक है, पहली बात। अब क्या होता है कि आप गैल्वानोमीटर की डेरिवेशन वगैरह करते हो, तो आपके पास ना एंड के अंदर ये रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज आई इक्वल्स टू सी थीटा। ये जो सी है ना, इसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। अब इस सी का यूनिट क्या होगा, सी का यूनिट निकालने के लिए आपने थीटा को वहां भेजना होगा, तो क्या बन जाएगा, दैट इज थीटा, सॉरी सॉरी, इसका जो यूनिट होगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज सी इक्वल्स टू थीटा बाय आई। अब मेरा बेटा थीटा का जो यूनिट होता है वो बेसिकली आपके पास चल रहा होता है, दैट इज रेडियन अपॉन, और करंट का आपके पास जो यूनिट है मेरा बेटा, करंट का यूनिट जो है वो आपके पास चल रहा होता है, दैट इज एम्पियर। ओके मेरा बेटा।
सॉरी मेरा बेटा, क्योंकि गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला से अप्लाई करा, बस रिलेशन बनाने में हमने गलती कर दी, ठीक है। तो आई को सी थीटा हमारे पास होता है, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ से वैल्यू चाहिए, मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का यूनिट चाहिए, ठीक है। तो मेरा बेटा आई को, आप क्या करो, आप थीटा को वहां भेज दो, ताकि बन जाएगा डेट इज आई इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू आई अपॉन थीटा। अब मेरा बेटा जो आई होता है, उसका जो यूनिट होता है वो मेरा मेरा आपके पास होगा एम्पेयर। तो एम्पेयर अपॉन रेडियन, इसका जो है वो फाइनल आंसर आपके पास होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज ऑल अबाउट जो नेक्स्ट के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, जो एनईटी के अंदर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं और जो आए हैं, और जो कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और आपके जो बोर्ड लेवल के अंदर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो मेरे बेटा इस वीडियो के अंदर डिस्कस हुए, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।